नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। समीक्षा अधिकारी की टेस्ट सीरीज की श्रृंखला में यह हमारी संस्कृति आईएएस की 9वीं टेस्ट सीरीज है और 8 टेस्ट सीरीज हमने कवर कर ली हैं, जिनकी हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप देख सकते हैं। और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन है। एक अभिकथन दिया गया है, एक कारण दिया गया है। अभिकथन में बताया गया है कि प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी क्षेत्र जो है वो कोयला भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र है। कारण क्या है? यहाँ अवसादों के निक्षेपण के द्वारा जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टानों का विकास हुआ है। इसमें बताना है कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें प्रायद्वीपीय पठार का जो पूर्वी क्षेत्र है वो कोयला भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न है, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ अवसादों के निक्षेपण के द्वारा जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टानों का विकास हुआ है। करेक्ट ये भी है, बट इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। करेक्ट तो है दोनों, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, पूर्वी भारत में स्थित प्रमुख पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताना है। ये पूर्वी भारत की ये पर्वत श्रेणियां हैं, इनको उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम बताना है, क्या होगा? तो उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम बताएंगे तो सबसे पहले आपकी हो जाएंगी मिसमी। मिसमी सबसे उत्तर में पड़ती है, मिसमी मिसमी हो जाएगी। फिर आपकी हो जाएगी डाफला, डाफला हो जाएगी। फिर आपकी हो जाएगी मिकिरे। फिर आपकी हो जाएगी मीजो, जो कि मिजोरम में पड़ती है, मिजो। तो आपको ऐसे उत्तर से दक्षिण की ओर ऐसे आपको क्रम देखने को मिलेगा। चलिए, तो उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र में फैली हिमालय की जो श्रेणियां हैं, इसमें अरुणाचल प्रदेश में ये आपकी मिसमी जो हो जाएगी, डाफला हो जाएगी और मिकिर हो जाएगी, मिरी, ये सभी आपकी अरुणाचल प्रदेश की चोटियां हैं, पर्वत श्रेणियां हैं। और जो मिजो है वो आपकी मिजोरम की है। और बीच में पड़ते हैं मणिपुर, जैसे मणिपुर पहाड़ियां पड़ती हैं इसमें। मिजोरम की मिजो पहाड़ी पड़ती है। त्रिपुरा की आपकी त्रिपुरा पहाड़ी पड़ती है। असम में मिकिर पहाड़ी है। असम में आपकी क्या हो जाएगी? ये मिकिर पहाड़ी असम की हो जाएगी ये, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में मिरी पहाड़ी है, ठीक है, मिरी है, अबोर है, पटकाई बूम है, ये आपकी अरुणाचल प्रदेश में है। तो आपको उत्तर से दक्षिण, ये उत्तर और ये आपका दक्षिण की ओर, तो इसमें ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा? मिरी, डाफला, मिकिर और मिजो, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। इसमें अभिकथन दिया गया है और कारण आर दिया है। अभिकथन में कहा है कि लेटराइट मृदा वृक्षों वाली जो फसलों के लिए उपयुक्त होती है। लेटराइट मृदा जो होती है वो वृक्षों वाली फसलों के लिए उपयुक्त होती है, बिल्कुल करेक्ट, उपयुक्त होती है आपकी। लेटराइट जो है, लेटराइट ये मृदाएं जो होती हैं, ये उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण तीव्र निस्क्षालन का परिणाम है। वर्षा के साथ चूना और सिलिका तो निस्क्षालित हो जाते हैं, और इनमें क्या होता है, लेटराइट मृदाएं जो होती है इसमें उच्च तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्रों में विकसित होती हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। कारण में कहा है कि इस मृदा में लौह ऑक्साइड और पोटास की अधिकता होती है, ये भी करेक्ट है, ये भी आपका करेक्ट है। लेकिन ये आपकी व्याख्या नहीं कर रहा है, ये ध्यान रखना, व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। दोनों करेक्ट हैं बट इसकी व्याख्या नहीं कर रहे हैं, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन मृदाओं में क्या है? इन मृदाओं में जैव पदार्थ नाइट्रोजन, फास्फेट, कैल्शियम की कमी होती है, ध्यान रखना। लेकिन लौह ऑक्साइड और पोटास से अधिकता होती है, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, जिसमें बताया है एक सूची में दर्रा दिए गए हैं और दूसरी सूची में उनके राज्य दिए गए हैं। नीति, ठीक है, जेलेपला और जोजिला दर्रा और सिपकीला दर्रा। नीतीला कहाँ है आपका? नीति जो दर्रा है वो आपका कहाँ पड़ेगा? तो आपका उत्तराखंड में नीति पास पड़ेगा। क्या है? ये जो नीति पास है, नीति पास है, ये आपका उत्तराखंड में पड़ेगा। जेलेपला आपका सिक्किम में पड़ता है।
और जोजिला आपका पड़ेगा जम्मू कश्मीर में, और शिपकीला आपका पड़ेगा हिमाचल प्रदेश में। उसमें करेक्ट हो जाएगा आपका सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतः उष्ण अंतः कटिबंधीय अवशरण क्षेत्र के संदर्भ में बताना है। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, तो इसमें करेक्ट बताना है, दो कथन दिए गए हैं, इसमें बताना है कौन से आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो जो ये पहला कथन है, इसमें क्या दिया गया है, यह विषुवत वृत्त पर स्थित एक निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र है, बिल्कुल करेक्ट है। इसके प्रभाव से भारत में दक्षिण पश्चिमी जो मानसून का विकास होता है, ये भी आपका करेक्ट है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएंगे, दोनों करेक्ट कथन हो जाएंगे, तो इसमें ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, ए और दो दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें बड़े जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श स्थिति पाई जाती है। ये कुछ जो हमारे कंडीशंस दिए हैं, बताना है आइडियल कंडीशन किसमें फाउंड होती है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल या मध्य मंडल और ताप मंडल, किसमें जो वायुयान है उनको उड़ाने के लिए सबसे उपयुक्त पाया जाता है। तो वायुयान की जो स्थिति है जेट विमानों की, ठीक, जेट विमानों की, ये समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। इसमें समताप मंडल में वायु जेट 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 यान होते हैं, वो समताप मंडल में उड़ाने की जो है आदर्श स्थिति, आइडियल कंडीशन होती है। फिर अगला क्वेश्चन है, एक अभिकथन दिया है और दूसरा कारण दिया है, इसमें बताना है कथन कारण आपका कौन सा करेक्ट होगा। तो कथन में दिया गया है, एल नीनो के सक्रिय होने से भारत में मानसून कमजोर होता है। कारण है, ला नीना के सक्रिय होने से पश्चिमी प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय भाग के तापमान में वृद्धि हो जाती है। तो कथन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसमें, तो करेक्ट तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट तो दोनों है, बट व्याख्या नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण। अभिकथन में कहा गया है कि भारत विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो भारत विश्व में सबसे गन्ने का जो है वो सबसे बड़ा उत्पादक है, ये गलत है आपका। भारत जो है वो दूसरा स्थान रखता है गन्ने में। सबसे ज्यादा गन्ना जो उत्पादक देश है, फर्स्ट नंबर पे जो गन्ना उत्पादक देश है वो आपका ब्राजील है, ब्राजील। और जो भारत है वो सबसे बड़ा नहीं है, वो सेकेंड नंबर पे आता है, सेकेंड पे। चलिए तो कथन आपका करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। कारण क्या कह रहा है कि कारण भारत उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश में आता है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, ए असत्य है, किंतु आर क्या है जाएगा, असत्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुख्य नदी दी गई है और उनकी सहायक नदियां दी गई हैं। कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और महानदी, इनकी सहायक नदियां आपको बताना है। तो आपकी मुख्य नदी जो कावेरी है, इसकी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, तो काबिनी जो है कावेरी की सहायक नदी है। कृष्णा की सहायक नदी है कोयना। गोदावरी की जो सहायक नदी है वो प्राणहिता है। और महानदी की सहायक नदी है हसदेव। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ए का हो जाएगा 4 नंबर, बी का आपका 3 हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अभिकथन दिया है और कारण दिया है। अभिकथन में पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों पर पश्चिमी ढलानों की अपेक्षा अधिक सघन वनस्पतियां पाई जाती हैं। मतलब जो पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाटों, जो पूर्वी ढलान है, वो जो पश्चिमी घाट है उसके पूर्वी ढलान और पश्चिमी ढलानों की अपेक्षा अधिक सघन जो है वो डेंस डेंस वनस्पतियां पाई जाती हैं, डेंसर वेजिटेशन पाया जाता है। कारण है यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और शुष्क ऋतु पाई जाती है, ध्यान। तो इसमें बताना है करेक्ट क्या हो जाएगा आपका, तो इसमें आर तो करेक्ट है, किंतु कथन आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें बी हो जाएगा आपका ऑप्शन करेक्ट। तो इसमें क्या है, तो पश्चिमी घाट के जो पश्चिमी ढलानों पर पूर्वी ढलानों की अपेक्षा अधिक, मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों पर नहीं, पूर्वी ढलानों पर पश्चिमी ढलानों की अपेक्षा नहीं,
पश्चिमी ढलानों पर पूर्वी ढलानों की अपेक्षा सघन वनस्पतियां पाई जाती हैं, ये ध्यान रखना है। चलिए चलिए, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने 11 नंबर क्वेश्चन में। इसमें कहा है कि सेंट लॉरेंस नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका करेक्ट है। पहला कथन है, यह उत्तरी अमेरिका में व्यापारिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। दूसरा कथन है, यह उत्तरी अमेरिका और कनाडा की अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है। तो इसमें करेक्ट आपका हो जाएगा, दोनों आपके ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। जो सेंट लॉरेंस नदी है वो उत्तरी अमेरिका में व्यापारिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। दूसरा कथन है, यह उत्तरी अमेरिका और कनाडा की अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है, भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें ऑप्शन दोनों करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण दिया गया है। अभिकथन में कहा है कि मेघाच्छादित रात में ओस की जो बूंदें हैं नहीं बनती हैं। कारण है, पृथ्वी के विकिरण को बादल वापस परावर्तित कर देते हैं। उसमें करेक्ट क्या आपका हो जाएगा, करेक्ट आपका दोनों करेक्ट हो जाएंगे और व्याख्या भी कर रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन भूकंपी तरंगों के जो है धरातल पर सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव दिखता है। इसमें हो जाएंगी धरातलीय जो तरंगे हैं, इनसे भूकंप की जो धरातलीय तरंगे हैं, इनसे धरती पर धरातल पर सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव आपको देखने को मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी उद्गार के दौरान निम्नलिखित में कौन सी गैसें निकलती हैं। कौन सी गैसें निकलती हैं जब ज्वालामुखी उद्गार होता है। तो इसमें हाइड्रोजन निकलती है, सल्फर निकलती है और नाइट्रोजन निकलती है। ऑक्सीजन गैस नहीं निकलती है, ध्यान रखना है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, और कुछ मात्रा में आपको क्लोरीन और आर्गन भी देखने को मिलेगी गैस। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जो खनिज है या खनिजों का उपयोग आभूषण के निर्माण में होता है। आभूषण के निर्माण में आपका ऑलिवीन जो है, उस खनिज का निर्माण आभूषण बनाने में किया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, महाद्वीपीय शेल्फ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह महासागर का पहला कथन है, यह महासागर का सबसे उथला भाग होता है। ठीक है, शैलो वेस्ट पार्ट ऑफ द ओशियन, तो ये तो आपका करेक्ट हो जाएगा। ये जीवाश्म ईंधनों के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं, अभी आपका करेक्ट हो जाएगा। चिली का तट विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ है, ये आपका इनकरेक्ट है, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसमें दो आपके पहला और दूसरा आपका करेक्ट है। चलिए, तो ए आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इसमें बताना है कि, हाँ चलिए बता देते हैं, जो सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ है वो आर्कटिक महासागर में जो साइबेरियन शेल्फ है, साइबेरियन साइबेरियन शेल्फ है, वो सबसे बड़ा शेल्फ है विश्व में। चलिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, महासागरीय ताप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, ताप प्रवणता क्षेत्र से तापमान में तीव्र गिरावट प्रारंभ होती है। दूसरा है, महासागरों के निचले भाग में सूर्य की ऊष्मा का पोषण जो परिसरण होता है, संवहन की प्रक्रिया से होता है। ठीक है, तो इसमें करेक्ट बताना है आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, केवल दो। पहला कथन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो कथन दिए गए हैं, इसमें बताना आपका करेक्ट कथन कौन सा है। पृथ्वी के सापेक्ष जब सूर्य एवं चंद्रमा
एक ही सीधी रेखा में होते हैं तो बृहत ज्वार आता है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। बृहत ज्वार महीने में एक बार केवल अमावस्या के दिन आता है। ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। बृहत ज्वार पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य एवं चंद्रमा की स्थिति ज्वार की ऊंचाई को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। महीने में कितनी बार होता है? 2 बार होता है। कब कब होता है? एक तो पूर्णिमा को होता है और दूसरा अमावस्या को होता है। इसमें क्या है, एक बार बताया है, इसीलिए आपका कथन क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। चलिए दूसरा 19 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रशांत महासागर में प्रवाहित होने वाली गर्म धाराएं हैं? इसमें बताना है आपको हॉट। ठीक है, वार्म जो करंट है, हॉट करंट है, वो बतानी है कौन सी है। क्यूरोशियो, क्यूरोशियो ये तो आपकी करेक्ट हो जाएगी, क्यूरोशियो। ओएशियो ये आपकी नहीं है और हम्बोल्ट भी नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, केवल एक ही इसका करेक्ट है। यूरेशियो उत्तरी विषुवतीय धारा फिलीपींस द्वीप के बाद जापान तट के साथ उत्तर दिशा में बहती है। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला है 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह का घनत्व जल के घनत्व से भी कम होता है? जल के घनत्व से भी कम है तो शनि जो ग्रह है, शनि, उसका घनत्व जल के घनत्व से भी कम है। ये ध्यान रखना है। शनि रंग में क्या होता है? रंग जो इसका होता है, रंग इसका होता है पीला। शनि का रंग पीला। इस ग्रह में 7 वलय पाए जाते हैं। शनि सौरमंडल का सबसे सर्वाधिक उपग्रह, इसमें सर्वाधिक उपग्रह भी हैं। चलिए बुध के बारे में देख लेते हैं। बुध जो है यह धातुओं और सिलिकेट सामग्री से बना है। इसका औसत घनत्व और मंडल में दूसरा सबसे अधिक है। शुक्र क्या है? तो शुक्र है यह दूसरा निकटतम स्थलीय ग्रह है और इसका घनत्व 5.243 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। चलिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन कहा गया है कि भारत में लगभग 50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र आर्द्रभूमि है। दूसरा कथन है भारत की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि चिल्का झील है। चिल्का झील है, तो बताना है करेक्ट कौन सा हो जाएगा। इसमें आपका करेक्ट है आपका सी में केवल 2 आपका करेक्ट है। सबसे बड़ी जो आर्द्रभूमि है वो चिल्का लेक है, लेकिन ये आपका पहला कथन क्या है, आपका गलत हो जाएगा। भारत में लगभग 39 लाख हेक्टेयर भूमि कितनी है? यहाँ पे जो 50 है, यहाँ पे 50 की जगह पे आपका 39 लाख हो जाएगा। अब आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, मैग्रोव वन, जो मैग्रोव फॉरेस्ट है उनके संदर्भ में बताना है। ये वन सर्वाधिक मात्रा में स्वच्छ जलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये आपका बिल्कुल गलत है। विश्व में सर्वाधिक मैग्रोव वन पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं। ये तो आपका बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट हो जाएगा। मैग्रोव जो वन है वो लवण जलिया कच्छ ज्वारीय शंकरी खाड़ी पाक मैदानों और ज्वार नद मुख के तटीय क्षेत्रों में उगते हैं, ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, राष्ट्रीय उद्यान दिए हैं, एक तरफ राज्य दिए गए हैं, बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो वेतला राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पड़ेगा? तो ये झारखंड में पड़ता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है कर्नाटक में, ये भी करेक्ट है। मानस राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है असम में, भी आपका करेक्ट है। और इंदिरावतीय राष्ट्रीय जो उद्यान है ये छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। चलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में वन्यजीवों के संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 संकटापन्न प्राणियों की सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। दूसरा है वर्ष 1991 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन कर इसमें
कुछ पौधों की जो प्रजातियां हैं उनका संरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। तो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, आपका दोनों करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वन्यजीव जो संरक्षण अधिनियम है वो 1972 में आया था। उसमें जो संकटापन्न प्राणी हैं, प्राणियों की सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचा प्रदान किया था। ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। और 1991 जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में जो संशोधन हुआ था, उसमें कुछ पौधों की जो प्रजातियां हैं उनके भी संरक्षण का प्रावधान किया गया था। ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदूषण युक्त वायुमंडल को स्वच्छ किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? तो वर्षा जब होती है तो प्रदूषण युक्त जो वायुमंडल होता है वो स्वच्छ हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण दिया गया है। अभिकथन में कहा गया है कि हड़प्पाई लोग कांसे के औजारों का प्रयोग करते थे। कारण है भारत में टिन का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में किया जाता है। तो आपका करेक्ट आपका क्या हो जाएगा? ए आपका करेक्ट हो जाएगा, बी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या है, हड़प्पाई जो लोग हैं कांसे का औजारों का प्रयोग करते थे, आपका बिल्कुल करेक्ट है। हड़प्पन्स जो हैं यूज्ड ब्रॉन्ज टूल्स, आपका करेक्ट है। लेकिन जो भारत में टिन का उत्पादन है वो अधिक मात्रा में किया जाता था, ये आपका बिल्कुल इनकरेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन, अभिकथन में कहा गया है अगले क्वेश्चन में, सातवाहन शासकों ने बड़ी संख्या में शीशे के सिक्के जारी किए थे। शीशे के सिक्के जारी किए थे, बिल्कुल आपका ये करेक्ट है। शीशे के सिक्के सातवाहन शासकों ने जारी किए थे। इन शासकों को अधिकांश शीशा राजस्थान के खेतड़ी से, जो खेतड़ी है स्थान है, से प्राप्त होता था। ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी, जो शीशा है वो कहाँ से प्राप्त करते थे? यहाँ से नहीं, राजस्थान के जो जोई सॉरी जोवर जोवार क्षेत्र है वहां से प्राप्त करा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की जो मुहर है पर निम्नलिखित में से किन पशुओं का अंकन मिलता है? तो आपको भैंसा और गैंडा का अंकन मिलेगा। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऋग वैदिक काल के संदर्भ में विचार करना है। कौन सा आपका कथन सही नहीं है बताना है। तो राजा को समिति द्वारा चुना जाता था, ये तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। इस काल के सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक अधिकारी वाज्रपति होता था, ये आपका गलत है। तो इसमें गलत बताना है तो ऑप्शन डी केवल दो आपका गलत हो जाएगा। जो वाज्रपति थे वो ऋग वेद के काल में चारागाह या बड़े जत्थे का प्रधान होता था, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान रखना आपको है। चलिए, लेकिन सबसे जो बड़े प्रशासनिक अधिकारी थे उनको क्या कहा जाता था? उनको पुरोहित कहते थे, पुरोहित। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद में गाते समय अनुष्ठान किए जाने का उल्लेख मिलता है? गाते समय किए जाने का जो उल्लेख मिलता है आपको, वो यजुर्वेद में मिलता है। यजुर्वेद में मिलता है। यजुर्वेद में केवल ऋचाएं ही नहीं, उन्हें गाते समय किए जाने वाले अनुष्ठान भी दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, 31 क्वेश्चन है, जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आपका कथन सही है? इस धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया। दूसरा कथन है, जैन धर्मावलंबियों जो हैं वाणिज्य और व्यापार करने वाले जो की संख्या अधिक है, अधिक है। चलिए इसमें करेक्ट आपका हो जाएगा दो, दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पहला आपको इनकरेक्ट है, पहला आपका इनकरेक्ट है। तो धर्म जो देवताओं के जो अस्तित्व को स्वीकारा था, जैन धर्म, जो धर्म जैन धर्म थे उन्होंने देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में गाय को अन्नदा, वनदा, सुखदा कहा गया है? तो सुत्त निपात है, सुत्त निपात ग्रंथ है, उसमें गाय को, ये बौद्ध धर्म का, बौद्ध
बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। इसमें गाय को भोजन, रूप और सुख देने वाली अन्नदा, वनदा, सुखदा कहा गया है और इस कारण उसकी रक्षा करने का उपदेश भी दिया गया है। ये ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है चैत्य और विहार का निर्माण मौर्योत्तर काल में किया गया था। दूसरा है कार्ले पश्चिमी दक्कन क्षेत्र में स्थित सबसे मशहूर चैत्य है। सबसे मशहूर चैत्य है तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका इनकरेक्ट है। तो इसमें बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ग्रंथ दिए गए हैं, एक तरफ उनके विषय दिए गए हैं। तो पहला ग्रंथ है तुल्लाकपियम, तो ये है व्याकरण से संबंधित। तिरुकुरल, ये है आपका दर्शन से संबंधित। शिल्पाधिकारम, ये आपका किससे संबंधित है? ये प्रेम कथा से संबंधित है, अर्थशास्त्र से नहीं, ये प्रेम कथा से संबंधित है। मणिमैकले, ये वणिक कथा से संबंधित है। तो ऑप्शन इसका इनकरेक्ट जो था वो आपका सी इनकरेक्ट था। चलिए अगला क्वेश्चन है मुगल काल में किसने शासन काल में मुगल काल किसके शासन में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ? चित्रकला का जो सर्वाधिक विकास होता है वो जहांगीर के काल में होता है। जहांगीर के काल में वो सबसे ज्यादा चित्रकला का सबसे ज्यादा विकास होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 36 है द्रविड़ शैली के संदर्भ में बताना है। पहला कथन है इसमें गर्भगृह विमान शैली में निर्मित होते थे। दूसरा कथन है इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण कांचीपुरम का कैलाश नाथ मंदिर है। इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। इसमें जो इसके जो गर्भगृह हैं वो विमान शैली में निर्मित होते थे, लेकिन सर्वोत्कृष्ट जो उदाहरण है वो कांचीपुरम का कैलाश मंदिर आपका नहीं है। इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? केवल एक करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका जो सर्वोत्कृष्ट उदाहरण मिलता है वो राजराज प्रथम द्वारा जो बनवाया गया बृहदीश्वर मंदिर है। कौन सा है? बृहदीश्वर मंदिर। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सल्तनत कालीन शासक ने दारुल शफा की स्थापना की थी? तो दारुल शफा की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने दारुल शफा की स्थापना की थी, ध्यान रखना है। दारुल शफा नामक एक राजकीय अस्पताल, क्या था दारुल शफा? तो ये राजकीय अस्पताल था। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किया था? ठीक है, किसने किया था गुरु ग्रंथ साहिब की रचना? तो गुरु अर्जुन देव जी ने की थी। ठीक है, गुरु अर्जुन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की थी। ये 5th नंबर के गुरु थे। 5th नंबर के ये 1604 में ईस्वी में गुरु ग्रंथ साहिब को पहली बार वीर को संकलित किया था और इसे अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में स्थापित किया था। बाद में गुरु गोविंद सिंह साहिब जो 10वें गुरु होते हैं, 10वें गुरु गोविंद सिंह साहिब जो 10वें गुरु थे 10th नंबर के, ने अपने पिता गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु द्वारा लिखे गए छंदों को जोड़ा तथा दूसरी ओर आखिरी बार वीर का संकलन किया। एक गुरु गोविंद साहिब जो थी। ठीक है, 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का जीवित गुरु घोषित कर दिया था। इसी के बाद जो गुरु परंपरा थी वो सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में थी, बाकी जो है जो गुरु परंपरा थी वो समाप्त हो गई थी गुरु गोविंद सिंह के बाद। चलिए अगला क्वेश्चन है 39 नंबर निम्नलिखित में से किस सल्तनत कालीन शासक ने शांति की स्थापना के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? रक्त एवं लौह की जो नीति थी वो किस शासक ने अपनाई थी? तो बलबन थे। बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। क्यों अपनाई थी? दिल्ली के आसपास के जो इलाके थे
उसमें दोआब में शांति सुव्यवस्था की स्थिति बिगड़ जाने के कारण इससे निपटने के लिए बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, ब्रिटिश काल में स्थापित प्रशासनिक संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका सही है? कौन सा आपका कथन करेक्ट हो जाएगा? भारत में सर्वप्रथम नागरिक सेवा सिविल सर्विस का जो आरंभ किया था वो वेलेस्ली इन्होंने नहीं किया था, वेलेस्ली ने नहीं की। किसने किया था? सिविल सेवा का जो जन्मदाता माना जाता है कॉर्नवालिस को माना जाता है, कॉर्नवालिस। तो ऑप्शन ए इसका गलत हो जाएगा। लॉर्ड वेलेस्ली ने नागरिक सेवा में आने वाले युवाओं के लिए प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसकी करेक्ट, ऑप्शन बी इसका करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित भी करना है। बड़गांव की संधि कब होती है? बड़गांव की संधि होती है 1779 को। सूरत की संधि होती है 1775 को। और पुरंदर की संधि कब होती है? पुरंदर की होती है 1776 को। और सालबाई की संधि होती है 1782 को। तो इसमें करेक्ट जो होगा ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो इसमें आपका हो जाएगा खरोष्ठी जो लिपि है, खरोष्ठी लिपि को दाईं से बाईं की ओर लिखा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो सूचियां हैं उनको आपस में मिलान करना है। संथाल विद्रोह, पानबा विद्रोह, पाबना पाबना विद्रोह, अहोम विद्रोह और कुकी विद्रोह, इसको मिलान करना है। तो आपका करेक्ट क्या हो जाएगा? संथाल विद्रोह कब होता है? तो 1855 से 56 के बीच में होता है। तो एक आपका दूसरा करेक्ट हो जाएगा, तो इसमें बी इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पानवा विद्रोह पाबना विद्रोह कब होता है? तो 1873 से 85 के बीच में होता है। अहोम विद्रोह कब होता है? तो ये होता है 1828 में। और डी का ऑप्शन कुकी विद्रोह आपका 1979 से 1919 17 से 19 तक के बीच में होता है, ध्यान रखना है। बिल्कुल ये पूछे जाते हैं यूपी पीसीएस, यूपी पीसीएस और आरओ में ये जो सन होते हैं, ईयर्स होते हैं, बहुत पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित भी करना है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब होती है? तो 1866 में क्या होती है? लंदन में दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना होती है वो 1866 में किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। चलिए अगला क्या है? पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना होती है 1870 ईस्वी में। किसने की थी? तो जस्टिस राणा डे ने की थी, राणा डे। चलिए अगला क्या है? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब होती है? वो होती है 1876 ईस्वी में। किसने की थी? तो सुरेंद्रनाथ तथा आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में बंगाल में के इन युवा राष्ट्रवादियों ने जुलाई 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। चलिए अगला क्या है? अगली है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना, वो होती है 1885 में। 1885 में किसने की? तो फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा मिलकर 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना होती है। चलिए तो इसमें देख लिया हमने, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 दादा भाई नौरोजी, इंडियन एसोसिएशन 1876, पूना सार्वजनिक सभा 1870 राणा डे और बॉम्बे प्रेसिडेंसी 1885 फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी। तो इसमें ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक तरफ अभिकथन दिया है, दूसरा कारण दिया है। अभिकथन में क्या कहा है कि मैडम एचपी ब्लाउस्की एवं कर्नल एच एवं
अल ठीक है, अल्काट के नेतृत्व में थियोसोफी आंदोलन का संपूर्ण भारत में विस्तार किया। कारण में कहा है थियोसोफिस्ट हिंदू तथा बौद्ध धर्म को पुनः स्थापित करना चाहते थे। इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, ए आपका इनकरेक्ट है, आर आपका करेक्ट है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, आर आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है वाइकोम सत्याग्रह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाइकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए, तो वाइकोम सत्याग्रह कब होता है? तो वाइकोम सत्याग्रह होता है 1924 से 25 के बीच में। चलिए बताना है, पहला कथन यह ब्रिटिश भू राजस्व नीति के विरुद्ध किसानों द्वारा चलाया गया आंदोलन था। ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या था? तो केरल के जो त्रावणकोर राज्य में कांग्रेसी नेता टीके माधवन द्वारा वाइकोम सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया। इसमें क्या था? अछूतों के लिए मंदिर में प्रवेश की मांग की गई थी, ये ध्यान रखना है। तो नेतृत्व किसने? केटी माधवन ने किया था, ये तो आपका करेक्ट है। लेकिन इसमें क्या था? अछूतों के लिए मंदिर में प्रवेश। चलिए, तो इसमें पहला इनकरेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा की गई थी। दूसरा कथन है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए की गई थी। तो इसमें करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए दोनों। ठीक है, दोनों इसमें करेक्ट हो जाएंगे। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह कौन सा अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने कहा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार, मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, इस अधिवेशन में कहा था? तो लखनऊ का जो अधिवेशन होता है, लखनऊ में अधिवेशन होता है 1916 में। इसमें बाल गंगाधर तिलक जी ने स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा कहा था। चलिए, इसी अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दोनों गरम दल और नरम दल क्या हुए थे? एक हुए थे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की जो निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है, उसे कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित भी करना है। तो पहला कथन, सॉरी, पहला जो इसमें दिए गए हैं आपके जो विचार करना है इन कथनों पर, अहमदाबाद मिल हड़ताल, असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह। जो चंपारण सत्याग्रह होता है वो 1917 में होता है। तो इन पर विचार क्या करना है? तो गांधी जी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण जिले में शुरू किया था। क्यों शुरू किया गया था? तो ये नील की खेती, नील की खेती के विषय में था। तो ये ध्यान रखना इतना। नील की खेती में काम करने वाले जो किसानों पर यूरोपीय मालिक जो अंग्रेज थे, उन्होंने बहुत अत्याचार करते थे और 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था। और ये ध्यान रखना था, ये इसे तीन कठिया पद्धति भी कहा जाता है। असहयोग आंदोलन, जो असहयोग आंदोलन था वो 1920 में शुरू होता था, 1920 में और 22 में समाप्त हुआ। चलिए, और नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे आपका अहमदाबाद मिल में हमने कर दिया। ये आपका चंपारण है, ये आपका चंपारण है। जो अहमदाबाद मिल है 1918 में शुरू होता है। अहमदाबाद इधर हम लिखे दे रहे हैं, ठीक है। 1918 में शुरू होता है अहमदाबाद मिल। ये आपका सूती वस्त्र की मिल के लिए था, ठीक है। ये मिल आंदोलन था जो कि सूती वस्त्र के लिए। चलिए अगला है खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन भी 1918 में शुरू हुआ था, 1918 में। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना के संस्थापक हैं? तो कौन है? तो यह सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस इसके संस्थापक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन,
सितंबर 2024 में राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया था? तो ये दिल्ली में किया गया था, दिल्ली में। राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन दिल्ली में किया गया सितंबर 2024। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत नए औद्योगिक शहरों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन शहरों को शामिल किया गया? तो इसमें आपको प्रयागराज शामिल किया गया और आपका आगरा, आगरा और प्रयागराज, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का शुभारंभ करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो इसमें उत्तराखंड जो है वो देश का पहला राज्य बना। सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक के लिए उत्तराखंड पहला राज्य बना। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत इंडिया रैंकिंग 2024 जारी किया। इस रैंकिंग में समग्र श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले संस्थानों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहला आपका हो जाएगा आईआईटी मद्रास, दूसरा आपका हो जाएगा भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, तीसरा आपका हो जाएगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे, चौथा आपका हो जाएगा आईआईटी दिल्ली, पांचवा जो स्थान मिलेगा वो आईआईटी कानपुर को। इसमें 5 टोटल थे, कितने थे? ये 5वां स्थान। इसमें 1 2 3 4, इसमें ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा नदी डॉल्फिन को प्रदेश के जलीय जीव के रूप में मान्यता दी है। जलीय जीव के रूप में मान्यता दी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। गंगा डॉल्फिन को IUCN की लाल सूची में संकटग्रस्त की श्रेणी में वर्गीकृत किया है, ये भी आपका करेक्ट है। ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो दोनों इसमें करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आरओ में। अगला क्वेश्चन है, उन्नति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, यह उत्तर पूर्व के राज्यों में उद्योगों के विकास और रोजगार सृजन के लिए प्रारंभ की गई। दूसरा है, यह उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा राज्यों के सहयोग में कार्यान्वित की गई। इसमें करेक्ट आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, इसके दोनों करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन डी इसके दोनों करेक्ट हो जाएंगे। चलिए उन्नति योजना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह उत्तर पूर्व के राज्यों में उद्योग के विकास और रोजगार सृजन के लिए प्रारंभ की गई है। यह उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा राज्यों के सहयोग से कार्यान्वित की गई है, भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, महिला निर्यातक निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, इसकी शुरुआत विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में की गई। दूसरा है, इसके अंतर्गत $50 मिलियन की राशि जमा की गई। तो इसमें करेक्ट आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ऑप्शन इसके करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, पारिवारिक उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2022-23 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार करना है। कौन सा आपका कथन सत्य है, में असत्य कथन बताना है। तो यह सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, भी करेक्ट है। आंकड़ों के गणना के आधार पर 2011-12 के मूल्यों पर की गई, ये भी आपका करेक्ट है। इसके अनुसार शहरी भारत में अनुमानित औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय 3773 रुपए, ये आपका गलत है, ये आपका बिल्कुल गलत है। कितना है? तो शहरी के लिए कितना है? 6459 रुपए। यह प्रत्येक 5 वर्ष में जारी किया जाता है, भी आपका करेक्ट है। तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो इनकरेक्ट था। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2022 निम्नलिखित में से किस राज्य ने टॉप अचीवर का दर्जा हासिल किया है? टॉप अचीवर का दर्जा किसने हासिल किया है? तो उत्तर प्रदेश ने टॉप अचीवर का दर्जा हासिल किया। किसमें? बिजनेस
रिफॉर्म एक्शन प्लान 2022 में टॉप किसकी रैंक रही है? टॉप अचीवर में रैंक रही है उत्तर प्रदेश की। चलिए, सितंबर 2024 में टाइम मैगजीन जो मैगजीन है उसके द्वारा वर्ल्ड बेस्ट कंपनी ऑफ 2024 के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। नीचे दिए कूट में सही उत्तर भी चुनना है आपको। पहली सूची में क्या है? कंपनी। दूसरी सूची में संबंधित देश दिए गए हैं, एप्पल, एक्सचेंजर, बीएमडब्ल्यू ग्रुप और माइक्रोसॉफ्ट। एप्पल किस देश से संबंधित है? तो अमेरिका से संबंधित है। एक्सचेंजर कहाँ से है? तो आयरलैंड से संबंधित है। बीएमडब्ल्यू ग्रुप कहाँ है? तो जर्मनी का है। और माइक्रोसॉफ्ट कहाँ है? तो अमेरिका का है। तो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, इसमें बोई जाने वाली जो फसलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल गेहूं का है। ये तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में किया जाता है। ये आपका गलत हो जाएगा। ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ का जो सर्वाधिक है वो गंगा जो घाघरा का दोआब क्षेत्र है, गंगा घाघरा का दोआब है क्षेत्र, उसमें किया जाता है गेहूं का उत्पादन। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राज्यों के राज्यपाल, भारत के मुख्य 16 न्यायाधीश, राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के नेता, राज्यों के मुख्यमंत्री। बताना क्या है? उपयुक्त पदाधिकारियों का उच्च से निम्न की ओर वरीयता निर्धारित करना है। ठीक है, निर्धारित करना है। यहाँ पे 16 गलत लिखा है, मुख्य न्यायाधीश होगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, यहाँ पे 16 गलत लिखे हैं। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश। चल, तो इसमें बताना है क्या होगा इसका वरीयता क्रम। तो वरीयता क्रम जो होगा, पहले सबसे पहले क्या आता है? राष्ट्रपति, फिर आता है उपराष्ट्रपति, फिर आता है प्रधानमंत्री, तो सबसे ऊपर हो गए 3। फिर आते हैं राज्यों के राज्यपाल, तो सबसे पहले आपका हो गया राज्यों के राज्यपाल। फिर आता है भूतपूर्व राष्ट्रपति, जो पहले रह चुके हैं उनका आता है। फिर आता है यदि उप प्रधानमंत्री, तो उप प्रधानमंत्री का आता है। फिर आता है भारत के मुख्य न्यायाधीश, फिर आता है भारत के मुख्य न्यायाधीश, तो इसमें तो शायद दूसरा ही है मुख्य न्यायाधीश का। ठीक है, फिर आता है केंद्रीय जो मंत्रिमंडल हैं, फिर राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, और राज्यों के जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री, राज्यसभा और लोकसभा के जो विपक्ष के नेता हैं वो सब आ जाते हैं। तो आपका जो हो जाएगा, केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है वो हो जाएगा, लोकसभा विपक्ष के फिर राज्यों के मंत्री हो जाएगा, फिर आपके लोकसभा विपक्ष के नेता हो जाएंगे। तो ऑप्शन इसमें करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में कौन सा जो उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की साझा नदी परियोजना है? साझा नदी परियोजना कौन सी है उत्तर प्रदेश की? तो राजघाट परियोजना तो है, और माता टीला बहुउद्देशीय भी परियोजना है। तो 2 परियोजनाएं जो हैं वो उत्तर प्रदेश, यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजनाएं हैं। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। रिहंद परियोजना, ये सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर रिहंद परियोजना है। ये गोविंद वल्लभ पंत सागर, ठीक है, रिहंद परियोजना को ही गोविंद वल्लभ पंत सागर कहते हैं, ये ध्यान रखना है। चलिए, और राजघाट जो परियोजना है ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर है। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की जो संयुक्त परियोजना राजघाट हो गई, ये बेतवा नदी पे है, और माता टिल्ला भी बेतवा नदी पे है, ध्यान रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, भारत का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य चंबल नदी क्षेत्र है। दूसरा है, लखनऊ के कुकरेल में स्थित घड़ियाल पुनर्वास केंद्र को वर्ष 2020 में
जैव विविधता विरासतीय स्थल घोषित किया गया है? तो इसमें करेक्ट आपका हो जाएगा ए, इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा आपका इनकरेक्ट है, दूसरा आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। घड़ियाल जो है बिल्कुल किया गया है, लेकिन 2020 में जैव विविधता नहीं किया गया था, ये 2016 में किया गया था, 2016 में। बाकी करेक्ट है। चलिए अगला है, एक सूची दी गई है जिसमें खनिज दिए गए हैं, दूसरी सूची दी गई है जिसमें स्थान दिए गए हैं। बॉक्साइड, बॉक्साइड आपका बांदा स्थान है, और सेल खड़ी, सेल खड़ी आपका हमीरपुर है। तांबा आपका कहाँ है? तांबा आपका पड़ेगा ललितपुर, और चूने का पत्थर आपका पड़ेगा मिर्जापुर में। तो ए का आपका 4 हो जाएगा और डी का आपका 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या से न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों पर विचार कीजिए और इनके बढ़ते क्रम का सही अनुक्रम बताना है। तो ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर और महोबा इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर और महोबा ये न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले बढ़ते क्रम में हमने किया है, बढ़ते क्रम में। ललितपुर, ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर और महोबा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से उत्तर प्रदेश की सरकी शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है? सरकी शैली का कौन सा उदाहरण है आपका? तो आपका हो जाएगा जौनपुर की जो अटाला मस्जिद है, वो सरकी शैली का उदाहरण है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म इसमें सही सुमेलित आपका नहीं है? तो ठुमरी गायन, ठुमरी गायन जो है वो बनारस घराना बिल्कुल करेक्ट है। ध्रुपद धामर गायन ये अतरौली घराना, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। कथक नृत्य ये भी आपका लखनऊ घराना, ये भी करेक्ट है। जो ख्याल गायन है इटावा घराना का नहीं है। ये कहाँ का है? तो ये बनारस घराना और लखनऊ घराना का दोनों का है। बनारस और लखनऊ दोनों का प्रसिद्ध है ख्याल गायन। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा सी। शाकंभरी देवी मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो आपका सहारनपुर में शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है। यह वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। यह मेला नवरात्रि और होली के दौरान आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका बिल्कुल करेक्ट है, बताना है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना लखनऊ में की गई। दूसरा है, इस एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक उत्तर प्रदेश के राम प्रसाद बिस्मिल थे। ये तो आपका करेक्ट है, लेकिन लखनऊ में नहीं किया गया था, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अभिकथन में कहा गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। कारण में है भारत में आय का असमान वितरण एवं उच्च बेरोजगारी है, कारण है। इसमें करेक्ट क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी सही व्याख्या भी कर रहा है, और दोनों आपके करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 के संदर्भ में भी कौन सा कथन आपका करेक्ट है? मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी वर्ष 2021 में 135 से उन्नत होकर 2022 में 134 हो गई है, आपका बिल्कुल करेक्ट है। मानव विकास सूचकांक भारत की श्रेणी वर्ष इसमें 130 की तुलना में 22 में 132 हो गई, आपका इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अभी कथन दिया है भारत कुल दुग्ध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। कारण में है भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। तो करेक्ट आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों करेक्ट हैं, लेकिन व्याख्या नहीं करते हैं, ध्यान रखना है। भारत में दुग्ध उत्पादन सर्वाधिक है, लेकिन विश्व में भारत कुल उत्पादन जो है विश्व में प्रथम है, भी करेक्ट है, और दूसरा भी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
पहला कथन है, इस सूचकांक में स्वीडन को लगातार 14वें वर्ष प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। 14वें वर्ष प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, ये आपका गलत हो जाएगा। इस हाँ, चलिए, इस सूचकांक में भारत को 39वां स्थान नहीं, कितना मिला है? 17वां स्थान मिला है, ध्यान रखना है। इस रैंकिंग में भारत को, एक मिनट, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, 39वां ही स्थान मिला है वैश्विक नवाचार सूचकांक में। हाँ, ठीक है, 39वां ही स्थान मिला है, आपका करेक्ट है। दूसरा आपका गलत है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, विश्व में 2050 तक पूर्ण लैंगिक समानता को प्राप्त किया जा सकेगा। ये आपका गलत है। करेक्ट हो जाएगा आपका, वैश्विक कार्यबल महिलाओं की हिस्सेदारी 42% है, आपका करेक्ट है। इस सूचकांक में भारत के 129वें स्थान पे आपका बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत निम्नलिखित में से कौन से स्थान पे है? तो भारत का स्थान है आपका 176वां स्थान है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो 176वां स्थान है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस का विषय क्या है? तो गरीबी उन्मूलन दिवस का जो विषय है वो सामाजिक और संस्थागत दुर्व्यवहार को समाप्त करना, न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण और समावेशी समाज के लिए मिलकर कार्य करना है, आपका बिल्कुल करेक्ट है। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए 5 वर्षों की अवधि में कितने लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा? कितने का दिया जाएगा? तो 20 लाख का कौशल प्रशिक्षण होगा। संघीय बजट 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पिछले बजट की तुलना में मनरेगा के आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है, तो आपका ये करेक्ट है। दूसरा आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। जो एलपीजी है तो आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत कटौती दर्ज की गई, आपका इनकरेक्ट है। एक तरफ वित्तीय संस्थान है, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष है, कौन सा बताना है? आपका करेक्ट नहीं है। कौन सा करेक्ट नहीं है? तो एग्जिम बैंक की जो स्थापना होती है वो होती है आपकी 1972 में नहीं होती है, कब होती है? 1982 में। बाकी भारतीय जो औद्योगिक विकास है 1964, नाबार्ड 1982, नेशनल हाउसिंग बैंक 1988। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। दूसरा कथन है, मूल अधिकार संबंधी प्रावधान 26 नवंबर 1949 को स्वतः लागू हो गया था। इसमें करेक्ट आपका हो जाएगा केवल एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के बारे में किसने कहा था कि संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है? किसने कहा था? ग्रेनविले ऑस्टिन है, उन्होंने कहा था, ग्रेनविले ऑस्टिन ने। एक तरफ भाग दिए गए हैं, दूसरी तरफ विषय दिए गए हैं, बताना है कौन किससे सुमेलित है। भाग 8 में क्या है? तो राज्य और संघ राज्य क्षेत्र है भाग 8 में। भाग 10 में क्या है? तो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र है, अभी आपका करेक्ट है। भाग 14 में क्या है? लोक सेवा आयोग है, भी आपका करेक्ट है। 17 में आपका राजभाषा है, भी करेक्ट है। तो 1, 2, 3, 4 आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, विशेषता दी गई है भारतीय संविधान के जो अन्य देशों से ली गई विशेषताओं के संदर्भ में, और एक तरफ देश है, कौन सा आपका बताना है करेक्ट नहीं है? तो जो परमाधिकार रिट है वो ब्रिटेन से ली गई है। इससे ब्रिटेन से, अमेरिका से नहीं ली गई थी, तो ये ऑप्शन ए ही इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति आयरलैंड से ली गया, मंत्रिमंडल जो प्रणाली है वो ब्रिटेन से लिया गया, दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई, ध्यान रखना है। बाकी अमेरिका से क्या लिया गया? तो मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए। मूल अधिकार सबसे इंपॉर्टेंट जो है, मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए। न्यायपालिका को स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन जो है, पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद
उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सभी अमेरिका से लिए गए। आयरलैंड से लिए गए राज्य के नीति निषेध सिद्धांत, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, ये आयरलैंड से लिए गए। ब्रिटेन से क्या लिया गया, तो संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख और संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनावदाद। ठीक है, ये ब्रिटेन से लिए गए। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई, इंपॉर्टेंट है समवर्ती सूची। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई। ये इतने आपके हो जाएंगे, ठीक है, तैयार कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से प्रत्यक्ष लोकतंत्र के प्रमुख आधार हैं? तो कौन से हो जाएंगे आपके, परिप्रेक्षा, प्रत्यावर्तन, पहल और जनमत संग्रह, ये चारों आपके हो जाएंगे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट। चलिए अगला है, अभिकथन में कहा गया है कि संसद भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण कर सकती है, कारण में है संविधान में राज्यों के अस्तित्व की कोई गारंटी नहीं है। तो इसमें करेक्ट आपका हो जाएगा, ए गलत है, ऑप्शन ए गलत। एक मिनट, ये नहीं है करेक्ट। आपका कौन सा हो जाएगा, दोनों करेक्ट हो जाएंगे, वो व्याख्या भी करते हैं, ध्यान रखना है, मिस्टेक हो गई थी। दोनों करेक्ट है आपके, ए भी करेक्ट है और आर भी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन, अपराध से दोष सिद्ध के संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन आपका सही नहीं है? कौन सा आपका कथन सही नहीं है? तो यह केवल नागरिकों को प्राप्त है, आपका कथन सही नहीं है, बाकी कथन सभी राइट हैं। सिविल मामलों में पूर्वव्यापी दंड का लगाया जा सकता है, एक अपराध के लिए एक ही बार दंडित किया जाएगा। अभियुक्त को स्वयं विरुद्ध जो साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, बाकी सभी सत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उदार बौद्धिकवादी दृष्टिकोण से प्रभावित नीति निर्देशक तत्व नहीं है? नीति निर्देशक तत्व नहीं, तो इसमें बताना है कौन सा आपका करेक्ट है। तो लोक स्वास्थ्य में सुधार आपका इनकरेक्ट है, बाकी सभी आपके करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संशोधन द्वारा साधारण बहुमत द्वारा किए जाते हैं? कौन सा संशोधन साधारण बहुमत द्वारा किए जाते हैं? तो आपका राज्य विधान परिषदों का जो निर्माण है वो भी साधारण बहुमत, नागरिकता की समाप्ति वो भी साधारण बहुमत, राष्ट्रपति के विशेषाधिकार ये भी साधारण बहुमत। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा, ये आपका इनकरेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है 90 नंबर, अभिकथन और कारण दिया है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य विधायिकाओं के विधि बनाने की संपत्ति का अधिभार निलंबित हो जाता है, गलत है। संसद एवं राज्य विधायिका द्वारा निर्मित विधि में टकराहट हो सकती है, अब का करेक्ट है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उपराष्ट्रपतियों का चयन निर्विरोध हुआ था? तो राधा कृष्णन इनका हुआ था, एम हिदायतुल्लाह का हुआ था और शंकर दयाल शर्मा का हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 92 नंबर, अभिकथन और कारण दिया है, बताना है कौन सा करेक्ट है। जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो अन्य मंत्री कोई भी कार्य नहीं कर सकते, ये आपका करेक्ट है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, भी आपका करेक्ट है, वो व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। स्थगन प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। किसी अविलंबीय लोक महत्व के मामलों पर सदन में चर्चा करने के लिए इसे लाया जाता है। सदन का कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव को प्रस्तुत कर सकता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। गठन वर्ष के आधार पर पंचायती राज समितियों का सही अनुक्रम बताना है, कौन सा आपका है। तो बलवंत राय जो मेहता समिति है, इसमें बलवंत राय नहीं है, लेकिन जो बलवंत राय मेहता समिति है उसकी जो स्थापना वर्ष है 1957 जनवरी में हुई थी। अशोक मेहता समिति की स्थापना होती है, अशोक मेहता समिति की स्थापना होती है 1977 में। थुंगन समिति की स्थापना होती है 1988 में। एम.एल. सिंघवी की समिति की स्थापना होती है 1986 में और जी.वी. के राव की समिति की स्थापना होती है 1985 में। तो इसमें करेक्ट जो हो जाएगा वो अशोक मेहता पहले हो जाएगा, तो ऑप्शन डी, ऑप्शन सी ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत एवं नियंत्रण महालेखा परीक्षक
कैग, CAG, निम्नलिखित में से किन लेखाओं का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है? तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें विनियोग लेखा, वित्त लेखा और सरकारी जो उपक्रम संबंधी लेखा, तीनों का देता है, इसका आपका नहीं देता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में बढ़ते दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से निम्नलिखित राज्यों को कौन सा क्रम आपका करेक्ट है? कौन सा आपका क्रम करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन बी नागालैंड, केरल और गोवा आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अभिकथन और कारण दिया है, भारत की गणना जननांकीय लाभांश वाले देशों में किया जाता है। कारण है, भारत में प्रौढ़ आयु वाले वर्ग के लोगों की बहुलता है। तो इसमें करेक्ट जो हो जाएगा आपका ए करेक्ट हो जाएगा। दोनों सही हैं और व्याख्या भी कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। स्वतंत्रता के पश्चात शिशु लिंगानुपात में लगातार ह्रासमान की स्थिति दिखाई देती है। सबसे कम शिशु लिंगानुपात दशक 1991 से 2001 के दौरान देखा गया है। तो इसमें करेक्ट जो ऑप्शन होगा, करेक्ट होगा आपका, दोनों करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष स्त्री साक्षरता दर के सर्वाधिक अंतर किस राज्य में है? तो सर्वाधिक जो अंतर है वो राजस्थान में दिखता है आपको। चलिए, 100 नंबर क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार जनघनत्व की दृष्टि से निम्नलिखित राज्यों में आरोही क्रम बताना है। इसमें हो जाएगा मिजोरम, सिक्किम और नागालैंड। चलिए, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी एक घटना अभिकेंद्रीय बल के कारण नहीं होती है? तो आपकी हो जाएगी मौत के कुएं में मोटरसाइकिल द्वारा कुएं पर बल लगाना जो है वो नहीं होता है। चलिए, वृत्ताकार पथ में केंद्र की ओर वाले बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इस बल में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म आपका करेक्ट नहीं होगा? तो आपका सितार ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में नहीं बदलता है, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। सितार जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। बाकी सही है आपका, तीनों आपके करेक्ट हो जाएंगे। ये आपका इनकरेक्ट। भू स्थायी उपग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह अपनी कक्षा में पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी का परिक्रमण करता है। इसका उपयोग मौसम संबंधी भविष्यवाणी के लिए किया जाता है। इसमें करेक्ट आपका हो जाएगा, दोनों करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन सी इसका जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को आपस में मिलान करना है, सुमेलित करना है। नीचे दिए कूट में सही उत्तर का चयन करना है। विद्युत चुंबकीय तरंगे खोजकर्ता, गामा किरणें, परावैंगनी किरणें, दृश्य किरणें और औरक्त किरणें। बताना है गामा किरणों की खोज किसने की थी? एक मिनट, हाँ ठीक है। गामा की खोज की थी बैकुलर ने, बैकुरल ने। एक्स किरणें की रोन्टसन ने किया था। एक्स किरणें की जो खोज की थी गामा, और जो एक्स किरणें थी वो गया था रोन्टसन ने। ये ध्यान रखना। परावैंगनी किरणों की खोज रीटर ने किया था, रीटर। दृश्य किरणें की खोज किसने की थी? दृश्य दृश्य किरणें की खोज की थी न्यूटन ने। औरक्त किरणें की हर्षलिन, हर्शेल। इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभिकथन में कहा है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत तथा परावर्तक सतह के मध्य न्यूनतम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। कारण में है, कम दूरी वाली परावर्तक सतह ध्वनि को अपवर्तित कर देती हैं। इसमें जो करेक्ट होगा आपका ए सही है और आर गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत का प्रथम कंप्यूटर कौन सा था? भारत का जो प्रथम कंप्यूटर था वो सिद्धार्थ था। कंप्यूटर के क्षेत्र में ENIAC का जो पूर्ण रूप है वो क्या है? तो पूर्ण रूप है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला साइबर लॉ निम्नलिखित में से कौन सा है जो भारत में ई-कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है? इसमें करेक्ट हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000।
ठीक, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संपन्न होता है? तो इसमें करेक्ट जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा प्रकाश ऊर्जा और रसायन ऊर्जा में परिवर्तन और CO2 का अपचयन। तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। निम्नलिखित में कौन सी क्रिया क्षुद्रांत में संपन्न होती है? कौन सी क्रिया होती है? तो इसमें भोजन को क्षारीय बनाना। चलिए, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन क्षुद्रांत जो है वो है स्मॉल, छोटी आंत। चलिए, अगला कथन है आपका, कथन और कारण दिया है। अलिंद की अपेक्षा मस्कुलर वॉल ऑफ द वर्टिकल इज थिनर देन दैट द अट्रेनियम। अलिंद की अपेक्षा निलय की पेशीय भित्ति पतली होती है। कारण है निलय पूरे शरीर में रक्त भेजने का कार्य करता है। तो आपका करेक्ट जो हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी। ए गलत है, दूसरा आपका करेक्ट है। चलो, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु दोनों मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। तो इसमें जो करेक्ट हो जाएगा ये भी आपका करेक्ट है। मेरुरज्जु में स्थित तंत्रिकाएं सोचने के लिए सूचनाएं प्रदान करती हैं, ये भी आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 1 मिनट। हाँ, ठीक है। चलिए, अगला है, एक तरफ हार्मोन दिए हैं, एक तरफ कार्य दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ए में है वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन जो होते हैं वो शरीर के सभी अंगों में वृद्धि करते हैं, तो ये आपका ये गलत हो जाएगा। वृद्धि हार्मोन शरीर के सभी अंगों में वृद्धि करते हैं, तो यही आपका गलत है। चलिए, थायरॉक्सिन क्या है? तो उपापचय का नियमन। इंसुलिन करते हैं रक्त में शर्करा का नियमन। टेस्टोस्टेरोन क्या करते हैं? पुरुष जनांग में परिवर्तन। निम्नलिखित में कौन सा प्रकंद है? कौन प्रकंद है? तो हल्दी भी प्रकंद है और अदरक भी प्रकंद है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। मीथेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा आपका कथन करेक्ट हो जाएगा? तो आवर्त सारणी में यह एल्किन श्रेणी के अंतर्गत आता है, आपका इनकरेक्ट है, बाकी सभी आपके करेक्ट हो जाएंगे। यह सब्जियों का विघटन से प्राप्त होता है या प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव है, इसका प्रयोग हाइड्रोजन के उत्पादन में होता है। दो सूचियां हैं, एक तरफ कार्बनिक अम्ल है, दूसरी तरफ स्रोत है। फार्मिक अम्ल, जो फार्मिक अम्ल है वो लाल चींटियों में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल है वो किस में पाया जाता है? वो सारेल का जो वृक्ष है इसमें पाया जाता है। ग्लू ग्लूटेमिक अम्ल जो है वो गेहूं में पाया जाता है, ग्लूटेमिक, ठीक है, अम्ल गेहूं में। और टार्टरिक अम्ल जो है वो इमली में पाया जाता है। सभी आपके, तो मैं लेता हूँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। एसिटिक अम्ल फलों के रसों में, और लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है, और जो साइट्रिक अम्ल है वो खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। एक और अम्ल है बेंजोइक अम्ल, वो घास पत्ते एवं मूत्र में पाया जाता है, घास पत्ते और मूत्र में पाया जाता है। चलिए, अगला है, एक तरफ संस्थान दिए हैं और दूसरी तरफ आपके मुख्यालय हैं, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो केशव देव मालवीय पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सप्लोरेशन आपका देहरादून में है। इंस्टीट्यूट ऑफ रिजर्वायर स्टडीज नई दिल्ली में नहीं है। कहाँ है रिजर्वायर? तो अहमदाबाद में है। इन जो ऑप्शन बी इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी आपका मुंबई में है, और इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड जियो, ठीक है, टेक्सोनिक्स आपका जोरहाट में है, अभी आपका करेक्ट है। अगला है अभिकथन ए और दूसरा कारण दिया है। अभिकथन में दिया है सोलर पौंड के जल में नमक मिलाकर उसे सघन बनाया जाता है। कारण है पौंड के से जल बाहर ना निकल सके, ठीक है, ये आपका बताना है। तो इसमें आपके जो करेक्ट हो जाएगा वो आपका करेक्ट होगा ए, आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत लघु रिएक्टर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन एक कथन जो है वो सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो इसे रक्षा बलों के उपयोग के लिए बनाया जा रहा है, ये आपका इनकरेक्ट है, बाकी आपके सभी करेक्ट हो जाएंगे। लूनर नोड 1 निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? किसे संदर्भित करता है? तो आपका हो जाएगा चंद्रमा पर जो लाइट हाउस है उसे लूनर लूनर नोड 1
संदर्भित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 121 में रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाएंगे। इसमें 28 और 289 11 दिया है। चलिए तो इसमें से हम यदि हम 28 से 11 माइनस करते हैं तो कितना बचता है? 17 17 बचता है। और 17 का हम कर दें स्क्वायर तो कितना हो जाता है? 289। अब 26 में 19 माइनस करो तो कितना बचेगा? 7। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। क्या देख लेते हैं, ये भी मिल रहा है। 29 में 16 माइनस करेंगे तो कितना? 13। 13 का स्क्वायर जो होगा 169। तो आपका 49 यहाँ पे ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है, इसमें लगेगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर बता दे रहे हैं। 58 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें कार द्वारा तय की जरूरी है, चाल इंटू समय होगी। आप देख लीजिएगा, इसको लगा लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी कोड भाषा में यदि नेशन को इसका ये लिखा गया है और अराउंड को ये लिखा गया है तो मेथड को क्या लिखा जाएगा? तो मेथड को क्या लिखा जाएगा? तो इसमें क्या है, सभी में जैसे नेशन है, इसमें 1 प्लस करके, इसमें 2 प्लस करके ए बी सी, इसमें आपका टी आप 3 प्लस कर दो तो डब्ल्यू हो जाएगा, ऐसे सब में हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी आपका ए प्लस 2 प्लस ऐसे सब में हो जाएगा। तो इसमें भी इसमें 1 प्लस करो तो आपका एम के क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। ठीक है, ई में 2 प्लस करो तो क्या हो जाएगा? आपका जी हो जाएगा। टी में 3 प्लस करो तो आपका डब्ल्यू हो जाएगा। एच में आपका 4 प्लस करो तो एल हो जाएगा। ओ में 5 प्लस करो तो आपका टी हो जाएगा। और डी में 6 प्लस करो तो आपका जे हो जाएगा। तो ये ऑप्शन किस में है? एन जी डब्ल्यू और एल टी जे, ऑप्शन सी में आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए लुप्त संख्या बतानी है। लुप्त संख्या समान पैटर्न क्या है? एक तरफ 37 है, 38 है। 37 38 है। चलिए तो इसमें बहुत ईजी है। 37 है, 37 में 1 का स्क्वायर कर दो तो 37 ही रहेगा। 38 में प्लस का 2 का स्क्वायर कर दो, प्लस ये सॉरी सॉरी 1 का स्क्वायर कर दिया, 38 हो गया। इसमें 38 में प्लस 2 का स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा। 42 में आपको प्लस का 3 का स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा? 3 3 9, 42 में हो जाएगा आपका 51। तो 51 बन जाएगा। 51 में आपका 4 का स्क्वायर जोड़ दो, 67 बन जाएगा। 92 में आपका 92 में 6 का स्क्वायर जोड़ दो तो बनेगा 128। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 128 इसका करेक्ट हो जाएगा। इसमें बताना है पी डैश क्यू आर, यही सब इसमें क्या विचार करना है, कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये तो बहुत ईजी है, बता चुके हैं पिछली कक्षाओं में। इसको 5, इसमें 15 है, 1 2 3 4 5, 5 अलग कर लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 5 हमने अलग कर लिए। अब देख लेते हैं, तो यहाँ पे लास्ट में क्या है? लास्ट में आपका डैश है तो इसमें लास्ट में आ रहा है, तो लास्ट में यहाँ पे आपका क्यू होगा। लास्ट में क्यू वाले, सॉरी सॉरी, लास्ट में तो क्यू, लास्ट में क्यू होगा। ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग आर है, आर के बाद कुछ नहीं, यहाँ पे स्टार्टिंग पी, यहाँ पे स्टार्टिंग पी है, यहाँ पे आपका क्या है? स्टार्टिंग पी है, यहाँ पे आपका आर हो जाएगा, क्यू हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, लास्ट में, हाँ लास्ट में क्यू है, यहाँ पे स्टार्टिंग है आर से तो यहाँ पे आर से स्टार्टिंग हो गई, क्यू आर। यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट एक मिनट, ये आपका पी है, पी पी आर आर क्यू पी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए डबल डबल लग रहा है इसमें। ये आपका मैच का क्वेश्चन है, लगा लीजिएगा, यहाँ पे जगह नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा 63। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 14। ठीक है, इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 731।
इसमें बताना है त्रिभुजों की जो संख्या है वो बतानी है। ठीक है, त्रिभुजों की संख्या बतानी है। तो इसमें आपकी त्रिभुज की संख्या हो जाएगी वो 29 है, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 29। चलो 130 में आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन 25% हो जाएगा। चलिए इसमें क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें जगह हम बता दे रहे हैं इसको। जैसे इसमें बताना है 100 खिलौने बेचकर 20 रुपए 20 खिलौने के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। तो 100 खिलौने बेचकर 20 खिलौने के विक्रय मूल्य का लाभ प्राप्त करता है, तो उसका लाभ बताना है। बहुत ज्यादा इजी है। 100 खिलौने बेच रहा है और 20 खिलौने के बराबर लाभ प्राप्त करता है, तो कितना होगा? 20 खिलौने के बराबर लाभ प्राप्त करता है, 25% लाभ प्राप्त करता है। कितना? 25% लाभ प्राप्त करता है। 20%, 20 कितनी वैल्यू हो जाएगी? इसके 4 की वैल्यू हो जाएगी 20 चक्कू। एक मिनट तो लगा ही देते हैं। चलिए 100 खिलौने का जो एसपी हो जाएगा आपका, एसपी हो जाएगा ₹100 हो जाएगा। ठीक है, एक मूल्य मान रहे हैं, यदि माना एक खिलौने का जो एसपी है वो 1 है, तो 100 खिलौने का एसपी 100 हो जाएगा। लाभ कितना आपका है? तो 20 खिलौने का जो लाभ है, तो टोटल लाभ आपका 20 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो सीपी यदि निकाला जाए तो एसपी माइनस क्या होता है? प्रॉफिट, लाभ। तो आपका लाभ कितना हो गया? एसपी सीपी कितना हो गया? 80 हो गया सीपी। यदि 80 सीपी है, लाभ आपका 20 है, 80 सीपी है, तो आपका निकालना क्या है? परसेंटेज निकाल दो, तो कट गया आपका 4, 4 25 चक्कू 100, तो हो जाएगा आपका 25% आंसर। ठीक है, 25%। करंट अफेयर से क्वेश्चन है, वीनस ऑर्बिटर मिशन के संदर्भ में बताना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसमें कौन सा आपका करेक्ट कथन हो जाएगा? चलिए पहला है, इस मिशन का प्रक्षेपण वर्ष 2025 में प्रस्तावित है। 2025 में प्रस्तावित है, आपका गलत है। कब प्रस्तावित है? आपका 2028 में प्रस्तावित है। बाकी इस मिशन के लिए प्रयुक्त जो कुल है 1236 करोड़ के कोष को मंजूरी प्रदान की गई, करेक्ट है। इस उद्देश्य से शुक्र ग्रह के सघन वायुमंडल की जांच करना है, आपका करेक्ट है, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। इंडिया टीबी रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा? दोनों आपके करेक्ट हैं। ठीक है, टीबी मामलों में दर 2022 में 19.99% लाख प्रति लाख जनसंख्या हो गई, आप देख लीजिएगा। जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से किस बाघ अभ्यारण्य को पहला भारत का डार्क स्काई पार्क घोषित किया गया है? तो पेंच पार्क जो बाघ अभ्यारण्य है, पेंच बाघ अभ्यारण्य है, उसे घोषित किया गया है डाई स्काई पार्क। युद्ध अभ्यास दूसरी तरफ शामिल देश में बताना है, कौन सा आपका करेक्ट है? नोबेडिक एलिफेंट जो है भारत मंगोलिया का है। मैत्री किसका है? तो मैत्री है भारत और थाईलैंड का। सी डिफेंस किसका है? तो सी डिफेंस है भारत और अमेरिका। और साइक्लोन है भारत और मिस्र। तो एक आपका हो जाएगा 2, बी का 1, ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए उत्तर प्रदेश में राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024 के निम्नलिखित संदर्भों में विचार करना है। तो इसमें नवीन विश्वविद्यालयों के नाम में राज्य शब्द हटाने का प्रावधान किया गया, गलत सही है। इसमें नवीन विश्वविद्यालयों का क्षेत्राधिकार भी निर्धारित किया गया है, ये भी आपका करेक्ट है, दोनों आपके करेक्ट हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, पवन योजना के तहत शहरों से लेकर गांव तक सड़कों के किनारे वृक्षारोपण के लिए पौधों की कटिंग की जाएगी, करेक्ट है। हेरिटेज ट्री ऑप्शन योजना के माध्यम से विरासत वृक्षों का पोषण किया जाएगा, भी करेक्ट है आपका, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नव नियुक्त राज्यपाल और राज्य बताना है, सीपी राधाकृष्णन, ओम प्रकाश माथुर, सीएच विजयशंकर, संतोष कुमार गंगवार। इसमें कौन करेक्ट है? सीपी कृष्णन जो महाराष्ट्र राज्यपाल बनाए गए हैं, ओम प्रकाश माथुर सिक्किम के राज्यपाल बनाए गए हैं, सीएस जो विजयशंकर है मेघालय के बनाए गए हैं, मेघालय के, और संतोष कुमार गंगवार हैं वो झारखंड के बनाए गए हैं। तो इसमें करेक्ट जो हो जाएंगे वो 2 करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला, दिसंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो कहाँ किया है आपका? सेर्गी, फ्रांस में। पहले राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 के अंतर्गत विज्ञान रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किसको प्रदान किया गया है? किसको किया गया है प्रदान? तो करेक्ट हो जाएगा आपका
प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभ करेक्ट हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, सूची एक पुस्तक है, सूची दो लेखक हैं। द मिडनाइट लाइब्रेरी किसकी है? तो मैट हेग। द नमो स्टोरी अ पॉलिटिकल लाइफ किसकी है? तो किंगुस नाग। वेलकम टू पैराडाइज किसकी है? तो ट्विंकल खन्ना की है। द हैम्पस फॉर अ रीजन किसकी है? प्रीति शिनॉय की है। तो एक का दो, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हमारे जो जीएस के 140 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट होते हैं। ये संस्कृति आईएएस की 9वीं टेस्ट सीरीज है। 10वीं टेस्ट सीरीज हम लोग अगले दिन लेकर आएंगे। और प्लीज वीडियो लाइक और शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिए। अच्छी लगी हो तो शेयर भी जरूर करिएगा। चलिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए थैंक यू सो मच।